मिस्टर जैंग सेरोई के पब में बैठे होते हैं। ईसीओ उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि वो क्या खाना चाहेंगे। तो मिस्टर जैंग अपना ऑर्डर देते हैं। फिर ईसीओ जाकर सेरोई को बताती है कि मिस्टर जैंग ने क्या ऑर्डर किया है। ईसीओ गंसू से पूछती है कि वो तुम्हारे डैड है ना, तो उनको किस तरह का खाना पसंद है। तो गंसू बताता है कि उनको स्पाइसी फूड पसंद है, मैं यून को स्पाइसी डिशेज बनाने को कहती हूँ। तो सेरोई कहता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हर रोज जैसा खाना बनाते हैं वैसा ही बनाने को कहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो हमारे खाने में कोई कमी निकाले। फिर गंसू उनको पानी देने के लिए आता है तो गनवन कहता है पागल हो गए हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गंसू बताता है कि वो काम कर रहा है, वो तो दिख ही रहा है, पर यहाँ पर क्यों कर रहे हो। तभी मिस्टर जैंग कहते हैं बस बहुत हुआ, तू अब यहाँ पर काम नहीं करेगा तो कहाँ काम करना चाहिए मुझे। चंगा कंपनी वही बेटर रहेगा ना मेरे लिए, मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आया हूँ, तो बाद में बात करते हैं। कुछ देर में खाना तैयार हो जाता है तो सेरोई उनके टेबल के ऊपर खाना रखकर जा रहा होता है। तभी मिस्टर जैंग कहते हैं क्या तुमने हमारे स्टॉक खरीदे, बहुत बड़ी कंपनी है ना, तो इसीलिए सोचा कि काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, पर तुमने तब खरीदे थे जब 8 साल पहले स्टॉक के रेट कम थे। 100 मिलियन वॉन इन्वेस्ट किया था, शायद वो पैसे तुम्हें मिस्टर पार्क के इंश्योरेंस से मिले होंगे और तुमने वो सारे पैसे डूबती हुई कंपनी में लगा दिया, कोई खास वजह। तो सेरोई कहता है मुझे कंपनी पर यकीन था, ब्रांड की इमेज को नुकसान जरूर पहुंचा था, लेकिन चेंगा कंपनी की नींव फिर भी काफी मजबूत थी, मुझे पूरा यकीन था कि कंपनी फिर से उठ खड़ी होगी, यानी कि तुमने सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट किया था। तो सेरोई कहता है जाहिर सी बात है, इसीलिए करूंगा। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, लेकिन आज सुबह वाली इन्वेस्टमेंट क्यों की तुमने 600 मिलियन वॉन इन्वेस्ट किया, मकसद क्या है तुम्हारा, क्या हुआ, आपको डर लगने लगा है क्या मुझसे। जाहिर सी बात है कि मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट किया है, ये झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें। फिर जब मिस्टर जैंग खाना खा लेते हैं तो वो कहते हैं कि बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ पर आया था, पर यहाँ का खाना खाकर एक बात तो साफ हो गई, चाहे तुम जितना भी हाथ पैर क्यों ना मार लो, चेंगा से टक्कर नहीं ले सकते। तुम खेलते रहो, हम तुमसे तुम्हारा मैदान नहीं छीनेंगे। मिस्टर पार्क की वजह से मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, इसीलिए छोड़ दो अपनी बेकार की ये जिद। इतना बोलकर वो जाने लगते हैं। तो सेरोई कहता है छोड़ दो अपनी बेकार की जिद, ये मुझसे नहीं होगा, जिद्दी हूँ, घमंडी हूँ, यही कहा था ना आपने। उनकी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं। ईसीओ काफी सोच में पड़ जाती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सेरोई कहता है आप जानते हैं ना कि मैं हार नहीं मानूंगा, इसीलिए आपको आगाह कर रहा हूँ, धीरे ही सही पर आगे बढ़ रहा हूँ और मेरी आखिरी मंजिल आप ही हो। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, अपनी औकात में रहो। तो सेरोई चिल्लाकर कहता है चुप हो जा, अपना मुंह बंद रख, जिससे गनवन चुप हो जाता है और पीछे हट जाता है। डैड का नाम लेते हुए आपको शर्म नहीं आई, अगर सच में आप मेरे डैड की इज्जत करते ना तो घुटनों पर बैठकर अपनी गलती की माफी मांगते, और एक दिन मैं वो भी मंगवाऊंगा। आसमान में उड़ने की बातें करना छोड़ दे, नहीं तो मुंह के बल गिरेगा। तो सेरोई कहता है मैं सिर्फ बातें नहीं करता, क्या तू जानता है शेर गुर्राता नहीं हड्डी समेत चबा जाता है, जितना जल्दी समझ जाएगा उतना बेहतर होगा। इतना बोलकर मिस्टर जैंग वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को सेरोई छत के ऊपर अपने फोन में चेक कर रहा होता है कि शेर गुर्राते हैं कि नहीं। तभी वहाँ पर ईसीओ आती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर कहती है क्या तुम सच में ये चेक कर रहे हो। ऑफ कोर्स शेर गुर्राते हैं, क्या तुम्हें ये पता नहीं था। पता था, शेर बहुत जोर से गुर्राते हैं, लगता है उन्होंने कभी शेर देखा नहीं है, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। वो कहना चाहते थे कि वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मैं डरता नहीं हूँ उनसे। ईसीओ कहती है शांत हो जाओ, अभी हम उनके सामने बहुत छोटे हैं, उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। वो सोचेंगे कि मैं जज्बाती हूँ, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, और मैं यही चाहता हूँ कि वो ऐसा ही सोचे। जहाँ तक मुझे कुचलने की बात है वो ऐसा जरूर करेंगे, पर मुझे नादान समझकर मुझे हल्के में लेने की भूल भी करेंगे। इसका मतलब तुमने ये सब जानबूझकर किया था। सेरोई होजिन को मैसेज करता है कि मिस्टर जैंग पब में आए थे, क्या हम मिल सकते हैं। फिर सेरोई ईसीओ से कहता है लड़ाई में पहला वार सबसे इम्पोर्टेंट होता है और वो पहला वार हमेशा पीठ पीछे किया जाता है। फिर हम होजिन को देखते हैं, वो रिप्लाई करता है ठीक है मिलते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब सेरोई जेल में था तो उससे मिलने के लिए होजिन आया था। सेरोई उससे पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे। तो होजिन कहता है मुझे कुछ पूछना था, तुमने गनवन को क्यों मारा था, क्योंकि वो अपनी हद पार कर रहा था, तो तुम्हें उसके लिए थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। थैंक्स क्यों कहूँगा, तुम्हें हम दोनों के बीच आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारा लड़ने का तरीका ही गलत था, मैं अपने हिसाब से सोच समझकर लड़ रहा था, तुम्हारे गुस्से ने देखो तुम्हें सीधा सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। तो तुम यहाँ पर यह कहने के लिए आए थे, तुम्हारी बात सही है पर पूरी तरह
तरह से नहीं। गलत सहन करना भी उतना ही गलत है जितना गलत करना। होजिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ से निकलने के बाद क्या करने वाले हो। कुछ भी करूँगा, तुम्हें क्यों जानना है, वैसे तुम क्या करने वाले हो। 3 साल तक जहन्नुम से गुजरने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। तो सेरोई कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम्हें अब सारी बातें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। क्या इतना आसान है सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना। ये सब वही कह सकते हैं जिन पर गुजरी ना हो। आज भी गनवन मेरे सपने में आकर मुझे डराता है। रात को मैं सो नहीं पाता हूँ। कई बार आधी रात को छत पर गया हूँ मैं खुदकुशी करने के लिए। 3 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है और ये सब मैं इसलिए झेल पाया क्योंकि मेरा मकसद था उससे बदला लेना। मुझे एक एसेट मैनेजर बनना है जो कि लोगों के फंड मैनेज करते हैं। तुमने सही कहा था, मैं थोड़ा अजीब तो हूँ ही, इसीलिए पहले झूठ कहा था। मैं तुम्हें थैंक यू कहने के लिए ही आया था। तो सेरोई कहता है मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ से निकलने के बाद मैं एक पब खोलना चाहता हूँ। फूड इंडस्ट्री में कामयाब होकर चेंगा को धूल में मिलाऊंगा, यही मेरा गोल है। ये आसान नहीं, बहुत मुश्किल है जब तक सब कुछ मैनेज करने के लिए तुम्हारे पास फंड मैनेजर नहीं है। ये सुनकर सेरोई हंसने लगता है और उससे उसका नाम पूछता है और खुद का नाम भी बताता है और कहता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे। तो होजिन कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारा दोस्त बनकर ही आया था। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। हम देखते हैं कि सेरोई होजिन से मिलने के लिए आया होता है। होजिन कहता है चेंगा में इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करना जल्दबाजी थी। 1 साल और रुकते तो 500 मिलियन वॉन और मिलते। तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। 7 साल पहले जब मैं स्कूल में था तो तुमने मुझ पर भरोसा क्यों किया। खुद को साबित करके अब ये क्यों पूछ रहे हो। मुझे स्टॉक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता, पर यह पता था कि तुम ये कर सकते हो। मैं समझ गया था कि तुम भी मेरी तरह जिद्दी हो। तुम ऐसी ही बातें करके मुझे फंसाते हो। पता है मिस कैंग का नाम सुनकर ही मैं कांपने लगता हूँ। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब सेरोई मिस कैंग से मिलने के लिए आया था। मिस कैंग कहती है पिछली बार हम मिस्टर पार्क के फ्यूनरल पर मिले थे। मुझे तुमसे मिलकर खुशी होनी चाहिए पर गुस्सा आ रहा है। क्या तुमने जानबूझकर होजिन को मेरे पास भेजा था। तो सेरोई कहता है इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने सुना कि मिस्टर जैंग ने तुम्हारे साथ क्या किया। मैं मिस्टर पार्क की काफी ज्यादा इज्जत किया करती थी पर मैं जज्बाती नहीं हूँ। होजिन ने आपके पैसे डबल करने में आपकी काफी मदद की है, मैंने ये सुना है। और मैंने ये भी सुना है कि आप चाहती हैं कि चेंगा हमेशा तरक्की करे। तो इस काम में मैं आपको सपोर्ट करना चाहूँगा। मिस कैंग पूछती है वो कैसे। फ्यूचर में जब भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी तो उसमें मैं आपकी काफी मदद कर सकता हूँ। अब तक तो आपको होजिन की काबिलियत का पता चल ही गया होगा। ये हाँ ये बहुत काबिल है, पर तुम्हारा क्या। 7 साल तक मेहनत करने के बाद एक छोटा सा पब खोला है। काफी अच्छी बात है। मिस्टर पार्क को तुम पर काफी नाज होता, पर ये सब कुछ तुम्हारी बस की बात ही नहीं है। अपने सारे बिजनेस को बेच भी दोगे तो सिर्फ कुछ 100 मिलियन वॉन ही मिलेंगे, जिससे चेंगा कंपनी का 1% भी नहीं आएगा। तुम्हारा सपोर्ट मेरे कोई काम नहीं आएगा। तो सेरोई कहता है तो ठीक है, अगर मैं चेंगा कंपनी की 1% शेयर खरीद लेता हूँ तो क्या काम आएगा। मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी हेल्प नहीं है, पर इससे थोड़ी बहुत हेल्प तो हो ही जाएगी। अगर आप मुझसे हाथ नहीं मिलाएंगी तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुमने शेयर्स खरीद लिए हो। जो मैं सोचता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। मिस कैंग उससे पूछती है कि वो क्या चाहता है। तो सेरोई कहता है चेयरमैन जैंग के बाद सबसे बड़ी शेयर होल्डर आप ही हैं। आप इतने सालों से गनवन को जानती हैं, क्या आपको लगता है कि वो कंपनी चला पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चेंगा कंपनी का चेयरमैन आपको होना चाहिए। चेंगा कंपनी से चेयरमैन जैंग के जाने के बाद ही मैं आपकी कंपनी में मदद कर सकता हूँ। सेरोई की बातें सुनने के बाद मिस कैंग कहती है तुम मिस्टर पार्क के बेटे हो तो तुम्हें एक मौका देती हूँ। मिस्टर जैंग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ही खाना खाते हैं, तो तुम्हारा मिशन ये है कि तुम उनको मजबूर करो अपने छोटे से पब में खाना खाने के लिए। अगर तुम इस मिशन में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। और सेरोई ने ऐसा कर ही दिया। मिस्टर जैंग उसके छोटे से पब में खाना खाने आ ही गए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। होजिन और सेरोई मिस कैंग से मिलने आए होते हैं। मिस कैंग कहती है मिशन में तुम कामयाब हो गए, पर तुम बस लकी थे। उनकी नजर तुम पर पड़ती ही नहीं अगर तुम शेयर्स नहीं खरीदते। तो सेरोई कहता है वो वहाँ पर इसलिए आए क्योंकि मैंने उनकी कंपनी का शेयर्स खरीदा, यही प्लान था। सेरोई मिशन में पास हो गया, इसीलिए मिस कैंग उससे हाथ मिला लेती है। अगले दिन मिस्टर जैंग मिस कैंग को अपने घर पर बुलाते हैं और उनके साथ एक गेम खेलते हैं और कहते हैं दूरियां पैदा हो गई है। क्या है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पहले जैसी बात नहीं रही अब मुझ में। कई चिंताएं खा रही है, शायद मेरे जाने का वक्त आ गया है। आप सेहतमंद हो, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। सारे अरमान पूरे हो चुके हैं तो अब जाने का कोई अफसोस नहीं। फिक्र बस इतनी है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। क्या गनसू सब
सब संभाल पाएगा। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा आपकी जगह संभाल पाएगा। हमारी कंपनी में ऐसे कई लोग हैं जो कि उससे ज्यादा क्वालिफाइड हैं। कंपनी का भविष्य हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। उनकी बातें सुनकर मिस्टर जैंग कहते हैं, अगर कोई मेरी जगह लेने लायक है तो वो हो तुम। मिस कैंग के जाने के बाद हम मिस्टर जैंग के पास कुछ फोटोज देखते हैं। मतलब कि मिस्टर जैंग को पता चल गया है कि मिस कैंग ने सेरोई से हाथ मिला लिया है। पब बंद करने का टाइम हो गया है तो सेरोई सारे चेयर समेट रहा होता है। ईसीओ उसको ही देख रही होती है और मन में कहती है, चेंगा कंपनी से बहुत नफरत करता है। बाहर से तो ऐसे दिखाता है जैसे बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, पर इसे बहुत गहरी चोट पहुंची है। ये पूरा प्लान 8 साल पहले ही बन गया था। ये अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ रहा है। इसी बात से मुझे गुस्सा आता है। सेरोई को होजिन का कॉल आता है। वो सेरोई को अपने ऑफिस मिलने आने को कहता है। मुझे अभी कहीं जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है तुम्हें? किसी से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं भी साथ चलती हूँ। तुम उसे जानती नहीं हो? हाँ तो मिलवा दो ना उससे। सेरोई उसको साथ ले जाने से मना कर देता है। गंसू पब बंद करके इसे घर छोड़ देना कहकर वो चला जाता है। सेरोई उसको साथ नहीं ले गया, इससे ईसीओ का मूड खराब हो जाता है। गंसू ईसीओ से कहता है, तुम्हें पता है ना कि सेरोई और मेरी फैमिली के बीच क्या हुआ था? मुझे नहीं पता है। झूठ मत बोलो, तुम्हें सब पता है, अब बता भी दो। बहरे हो क्या? बोला ना कि मुझे नहीं पता। अपनी फैमिली के बारे में तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और गुस्से में वो यहाँ से चली जाती है। होजिन सेरोई से कहता है, शायद हमने स्टॉक्स खरीदने में जल्दबाजी कर दी। कुछ लोग चेयरमैन जैंग को और कुछ लोग मिस कैंग को सपोर्ट करते हैं। और स्टॉक ओनरशिप रेशियो की बात करें तो मिस कैंग की टीम के पास 12% कम है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी चेयरमैन जैंग पर भरोसा करते हैं। तो फिर हमें उनका भरोसा तोड़ना होगा। पर कैसे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि कैसे। वो डिटेक्टिव, तुम्हें लगता है कोई फायदा होगा? वो वैसे भी तुम्हें इग्नोर कर देता है। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। अगले दिन मिस्टर जैंग गनवन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं कि उसने द बेस्ट पब शो वालों को पैसे क्यों दिए। उन्होंने सेरोई को भी शो में बुलाया था तो मैंने पैसे देकर उसे निकलवा दिया। क्यों निकलवाया? मुझे कंपटीशन हारने का रिस्क नहीं उठाना था, इसीलिए तुम्हें लोग नकारा और बेवकूफ समझते हैं। ऐसा करने का मतलब ये है कि तुम्हें लगता है कि वो हमसे बेहतर है। कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? आई एम सॉरी डैड, दफा हो जाओ यहाँ से। गनवॉन जा रहा होता है तो गुस्से में कहता है, बुढ़ा पूरी तरह सठिया गया है। तभी वो सामने से गंसू को आता देखता है। क्या है? अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर यहाँ क्यों आया है? मेरी मर्जी, पूछने वाला तू कौन है? क्या बोला तूने? पापा ने मुझे यहाँ बुलाया है, समझा? तू झूठ बोल रहा है। आखिर वो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाएंगे? क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या? मैं तुझसे क्यों डरूंगा साले? और उसको एक थप्पड़ मारता है। इतने सालों बाद मार खाकर अच्छा लगा भाई। बचपन में समझ नहीं आता था, पर अब समझ आ गया है कि क्यों मारते थे। गनवॉन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है, पर गंसू छुड़ा लेता है। डर मत मेरे भाई, मुझे बिजनेस नहीं चाहिए कहकर वो मिस्टर जैंग के ऑफिस में आ जाता है। मिस्टर जैंग गंसू को अब्रॉड जाकर पढ़ाई करने को कहते हैं। मैं पूछने आया था कि पार्क सेरोई और आपके बीच किस तरह का रिश्ता है। देखकर समझ ही गए होगे कुछ खास रिश्ता नहीं है। क्या इसके पीछे कोई वजह है? उससे पूछने के बजाय ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि डर लगता है मुझे कि कहीं इसमें गलती हमारे परिवार की ही ना हो। चिंता मत करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एक कहावत सुनाई थी कि ताकतवर हमेशा कमजोर का शिकार करता है। कौन सही कौन गलत तुम्हें क्या लगता है? ये कौन तय करता है? जीतने वाला करता है, और मैं हमेशा जीतता आया हूँ। पर तुम क्या कर रहे हो? छोटे से पब में वेटर बनने के लिए छोड़ा था इस घर को। मेरा खून हो तुम, भले ही नाजायज ही सही। 2 कौड़ी की जिंदगी नहीं जीने दूंगा तुम्हें, इसलिए फौरन वो नौकरी छोड़ दो। गंसू चिल्लाकर कहता है, नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे आपके जैसा नहीं बनना। और हाँ, एक और बात, मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ था, पर दानबाम कोई छोटा पब नहीं है। और सेरोई जो है ना, वो जो ठान लेता है वो करके ही रहता है कहकर वो चला जाता है। सोहा ऑफिस जा रही होती है तो रास्ते में उसको सेरोई मिल जाता है। तो वो दोनों साथ में वॉक करते हुए बात करने लगते हैं। सोहा उससे पूछती है कि उसने इतने सारे पैसे कैसे बचाए। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये सीक्रेट है। मैं चेंगा में काम करती हूँ, इसलिए ऐसी बात नहीं है। मैं बस नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे और चेंगा के बीच फंस कर रह जाओ। क्या फर्क पड़ता है, अब तो मैं फंसी गई हूँ। पता है कभी कभी मैं
कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं चेंगा कंपनी में काम करती हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ करती हूँ, पर जब तुमने बस स्टॉप पर जॉब छोड़ने वाली बात कही थी तो काफी अच्छा लगा था मुझे। कभी कभी मैं चाहती हूँ कि तुम ये लड़ाई बंद कर दो, पर मन जानता है कि तुम सही हो। मैं तुम दोनों के बीच में खड़ी हूँ और मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ या फिर किसकी साइड लूँ। अजीब सा लग रहा है ये सब कहकर सेल्फी साउंड कर रही हूँ। सोहा का उदास चेहरा देखकर सेरोई कहता है, मैंने तुम्हें बताया कभी कि मैं तुम्हें लाइक क्यों करता हूँ? याद है तुम यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए लेट हो रही थी तो भाग कर जा रही थी। तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए। तुम पूरा रास्ता भाग कर गई थी और एकदम सही समय पर इंटरव्यू के लिए पहुंच गई थी। पता है जब मैंने तुम्हें अंदर जाते हुए देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा तुम इंडिपेंडेंट हो और अपना ख्याल रखना जानती हो। मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ था, इसलिए ज्यादा सोचो मत और ना ही किसी की साइड लो। सेरोई की बातें सुनकर सोहा को अब थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है। दानबाम में फॉरेन कस्टमर आते हैं तो सेरोई टोनी से कहता है जाकर उनसे बात करो, पर टोनी उनसे बात नहीं कर पाता है, जिससे सेरोई सोच में पड़ जाता है कि इसे क्या हो गया, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। बाद में टोनी सबको बता देता है कि उसको इंग्लिश नहीं आती है। क्या कहा तुझे इंग्लिश नहीं आती है, जबकि तेरे चेहरे पर तो पूरा इंग्लिश छपा हुआ है। मैं कोरियन हूँ पर मुझे फ्रेंच बहुत अच्छे से आती है। अगर ईसीओ को पता चला तो मार डालेगी तुझे, तेरी नौकरी तो पक्का गई। टोनी काफी परेशान हो जाता है। ईसीओ और गनसू एक रिवर के पास बैठे होते हैं। तुम सेरोई को लाइक करती हो? ये सुनकर ईसीओ उसको घूरने लगती है। बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि दानबाम में काम करने के लिए तुमने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। लाइक करती भी हूँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? पूछने के लिए आई एम सॉरी। तुम मुझे लाइक करते हो ना? गनसू इसका जवाब नहीं देता है, पर तुमने कभी भी मुझे डेट के लिए पूछने की हिम्मत ही नहीं की। तुम्हें पता है तुमसे दोस्ती की क्योंकि तुम अमीर फैमिली से हो। मुझे लगा कि आगे चलकर तुम मेरे किसी काम आ सकते हो, पर तुम तो बहुत बड़े लूजर निकले। ना तो तुमने पाने की कोशिश की मुझे और ना ही उस कंपनी को जिस पर तुम्हारा हक है। गनसू बताता है कि उसको कंपनी नहीं चाहिए। हाँ शायद तुम अपनी इसी जिंदगी में खुश हो। तुम्हें जानना है ना कि मैं सेरोई को लाइक करती हूँ या नहीं? तो हाँ करती हूँ लाइक, लेकिन उस पर मरती वर्ती नहीं हूँ मैं। ये इश्क मोहब्बत इन सब का कोई भरोसा नहीं होता। ये फीलिंग्स वक्त के साथ बदल जाती है। तो तुम्हारे पास अभी भी चांस बाकी है। तुम अगर मुझे लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो तो फिर हासिल करो चेंगा कंपनी को। उसकी बातों से गनसू काफी हैरान होता है। ईसीओ हंसने लगती है और बताती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। उधर सेरोई टोनी से पूछता है कि उसको यहाँ पर काम करना है कि नहीं। हाँ बिल्कुल करनी है, यहाँ मजा आता है। तो फिर सीख लो इंग्लिश बोलना। तभी ईसीओ और गनसू पब आ जाते हैं। सेरोई बैग लेकर निकलने लगता है। तुम फिर कहीं जा रहे हो? इस बार अब कहाँ जाना है तुम्हें? कुछ अर्जेंट काम है, जल्दी आ जाऊंगा कहकर वो निकल जाता है। ईसीओ उन सभी से पूछती है कि आज वीकडे है तो मेरी जरूरत होगी क्या तुम लोगों को? तुम ये क्यों पूछ रही हो, तुम्हें कोई काम है क्या? ईसीओ लिपस्टिक लगाती है और मुझे भी कहीं जाना है कहकर वो भी निकल जाती है। अच्छा वैसे क्या हमारे बॉस और ईसीओ के बीच कुछ चल रहा है? चल क्या रहा है मतलब वो दोनों मिलकर काम करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनके बीच कुछ तो है। ये सुनकर गनसू को अच्छा नहीं लगता है। ईसीओ सेरोई के पीछे आती है और पूछती है कि क्या अर्जेंट काम आ गया है, क्या ये पब से रिलेटेड है? नहीं कुछ पर्सनल है। तुम हमेशा बहाने क्यों बनाते रहते हो? पहले भी यही कहकर मुझे टाल दिया था। तुमने टीम डिनर पर कहा था कि हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, पर तुमने ना मुझे शेयर्स के बारे में बताया ना ही चेंगा कंपनी के दुश्मनी के बारे में कुछ बताया। क्या मैं सच में दानबाम की मैनेजर हूँ? तुम्हें मेरी जरूरत तो है पर मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। देखो मुझे हर तरह से तुम्हें सपोर्ट करना है, अगर कोई पर्सनल बात भी है तब भी तुम मुझे बता सकते हो। सेरोई थोड़ा सोचता है और कहता है वैसे बात तो काम की ही है और उसी के लिए जा रहा था, लेकिन वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, तो क्या तुम चलना चाहोगी? ईसीओ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है जरूर चलूंगी। फिर जब वो दोनों बस से जा रहे होते हैं तो ईसीओ के पूछने पर सेरोई उसको अपनी कहानी बताने लगता है। वो अपने और अपने डैड के बारे में बताता है, गनवन के बारे में, चेयरमैन जैंग के साथ जो हुआ था उसके बारे में, उनकी वजह से उसके डैड की हुई मौत के बारे में, किस तरह सच को दबाया गया, उसको कितना कुछ झेलना पड़ा, उसका दोस्त होजिन, उसका बदला लेने का प्लान और उसने वो प्लान कैसे बनाया, सब कुछ ईसीओ को बताता है, जिससे वो काफी हैरान होती है। कुछ घंटों के सफर के बाद वो दोनों एक गांव में आते हैं। दरअसल सेरोई मिस्टर बियोन से मिलने आया है, जो कि वही डिटेक्टिव हैं जिन्होंने सेरोई के डैड का केस इन्वेस्टिगेट किया था। खाना खाते वक्त ईसीओ को पता चलता है कि दानबाम को फूड सप्लाई मिस्टर बियोन ही करते हैं। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। सेरोई उससे पूछती
पूछता है कि बड़ी होकर वो क्या बनना चाहती है, तो वो बताती है कि वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। ये सुनकर उसके डैड और सेरोई हैरान रह जाते हैं। 9 साल पहले मिस्टर ब्यून सेरोई को इंसाफ दिलाना चाहते थे, तो उनके सीनियर ऑफिसर ने उनसे कहा था, अगर चेयरमैन जैंग के खिलाफ जाओगे तो अपनी जान से हाथ खो बैठोगे। तुम्हारी बेटी अभी अभी 1 साल की हुई है, तो उसके बारे में सोचो। एविडेंस होने के बाद भी मिस्टर ब्यून चुप रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को अनाथ की तरह जीना पड़े। सेरोई को इंसाफ ना दिलाने के गिल्ट में उन्होंने डिटेक्टिव की नौकरी छोड़ दी थी। सेरोई चाहता है कि मिस्टर ब्यून खुद को सरेंडर कर दे और गनवन के खिलाफ गवाही दे। वो सालों से मिस्टर ब्यून को मनाने की कोशिश कर रहा है, पर अपनी बेटी की वजह से मिस्टर ब्यून मान नहीं रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी को अकेला रहना पड़े। काफी बारिश होने लगती है, तो उन दोनों को आज रात यहीं पर रुकना पड़ता है। ईसीओ कहती है, अगर ये आदमी गवाही देता है तो गनवन को जेल हो जाएगी और चेयरमैन के स्टॉक्स होल्डर्स तुम्हारी साइड आ जाएंगे। यही प्लान है ना तुम्हारा? हाँ, पर अभी वो माने नहीं है। देखते हैं क्या होता है। ईसीओ सेरोई के गोद में सर रखकर सोने लगती है, जिससे सेरोई काफी ऑकवर्ड फील करने लगता है। ईसीओ उसके हाथ पर चोट के निशान देखती है। सेरोई बताता है कि जब वो शिप पर काम करता था तो एक एक्सीडेंट में उसको ये चोट लगी थी। ईसीओ ये सोचकर काफी इमोशनल हो जाती है कि सेरोई को कितना कुछ सहना पड़ा है। सेरोई पूछता है कि वो रो क्यों रही है, पर वो नहीं बताती है। ईसीओ हमसे कहती है, मुझे एहसास हुआ कि मैं जो फील कर रही हूँ वो प्यार है। उसके आवाज में छुपा दर्द सुनकर मैं टूट गई थी। मन कर रहा था उसका सारा दुख और तकलीफें ले लूं। मैंने कसम खा ली कि अब से उसके दुश्मन मेरे भी दुश्मन हैं, क्योंकि मुझे उससे प्यार है बहुत ज्यादा। बारिश रुकने के बाद रात को ही वो दोनों वापस आ जाते हैं। अगले दिन जब ईसीओ दानबाम जा रही होती है तो उसकी मुलाकात सोहा से हो जाती है। सोहा बताती है कि वो भी दानबाम ही जा रही है क्योंकि उसको कुछ बर्फ चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? क्या मतलब तुम्हारा? मुझे बॉस ने सब कुछ बता दिया है। चेंगा और उनके बीच क्या हुआ था। वो अपने बारे में बात कम करता है, लगता है भरोसा करता होगा तुम पर। क्या स्टॉक्स वाले मामले में तुमसे भी राय ली थी उसने? तुम्हें क्यों बताऊं, दुश्मन पार्टी हो ना। इतनी नफरत करती हो मुझसे, अब नफरत भी साबित करूं, पर मैं तुमसे नफरत नहीं करती। जिसके बाद दोनों साथ में दानबाम आते हैं। सोहा बताती है कि वो कुछ बर्फ लेने आई है। सेरोई सभी को बताता है कि पुराने ओनर ने बिल्डिंग को बेच दिया है और नए ओनर किराया बढ़ाना चाहते हैं, वो भी 5%। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्होंने बिल्डिंग खाली करने को कहा है, क्योंकि उनको यहाँ अपना बिजनेस शुरू करना है। ये सुनकर उन सभी को काफी गुस्सा आने लगता है। सोहा पूछती है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होने वाला है? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था तो अभी 6 महीने बाकी है। सोहा कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखकर कहती है, किराया बढ़ाने के मामले में मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर सकते हो, क्योंकि रूल के हिसाब से 5% बढ़ा सकते हैं। इसलिए बिल्डिंग के ओनर से शांति से बात करके तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ईसीओ कहती है, कई ओनर्स ऐसा ही करते हैं, किराएदार को निकाल कर अपना बिजनेस चलाते हैं। बेसिकली वो इस जगह की कामयाबी का फायदा उठाना चाहता है। हमारी मार्केटिंग तो अच्छी है, पर इस जगह को छोड़ने से हमारा बहुत लॉस होगा। मेरे पास नए बिल्डिंग ओनर का नंबर है, तो मैं उनसे बात करके देखता हूँ। जब वो नए ओनर को कॉल करता है तो नया ओनर मिस्टर जैंग है जानकर सेरोई शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।